हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे। हाँ, यूएस ओस्तवाल कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये लेक्चर है, जिनका फर्स्ट पेपर का फोर्थ यूनिट बाकी रह गया था जब मैं कॉलेज से आया था तब। और मैंने आपको वादा कर दिया था कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। समय नहीं है, फिर भी समय निकाल कर जो फोर्थ यूनिट है, आपके फिफ्थ यूनिट तो आएगी नहीं, सिलेबस में कट गई इस बार। तो फोर्थ यूनिट जो बाकी थी मैं फर्स्ट पेपर की वो पढ़ा देता हूँ, और सेकंड पेपर के जो टॉपिक जब भी टाइम मिलेगा उस टाइम पे मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा। तो फोर्थ यूनिट छोटी सी यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली आना ही है। हर यूनिट का इक्वल वेटेज होता है एग्ज़ाम पेपर में। तो फोर्थ यूनिट हम स्टार्ट कर लेते हैं, और छोटी सी यूनिट है, कंप्लीट कर लेंगे, शायद दो क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्लास तो आज मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, एक बहुत जल्द आपको फिर से करवाऊँगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ यूनिट, और हेडिंग डाल दो आप मानव अधिकार। हेडिंग डाल दो मानव अधिकार, और थोड़ा फास्ट लिखना, या फिर आप पोज करके लिख लेना, मैं थोड़ा फास्ट ही बोलूँगा, है ना। मानवाधिकार, और इसको किस किस संदर्भ में पढ़ना है, तो मानवाधिकार और आगे लिखो उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मानवाधिकारों को हमें उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों दृष्टिकोणों में उसको क्या करना है, पढ़ना है। जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को हमें मार्क्सवादी और उदारवादी, मतलब उदारवादी मानवाधिकारों के बारे में क्या कहते हैं, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानवाधिकारों के बारे में क्या कहता है, ये दोनों चीज़ों को हमें देखना है। सर्वप्रथम आप एक परिभाषा लिखो लॉस्की की। हमेशा मैं आपको लॉस्की की ज़्यादा ही परिभाषा लिखवाता हूँ। लिखो लॉस्की क्या कहता है। लॉस्की इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखो, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के एक आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। लॉस्की कहता है कि एक राज्य जिस प्रकार अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, उसी आधार पर उस राज्य को अच्छा या बुरा राज्य कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि मतलब कि कोई भी राज्य जो अपने नागरिकों को कितने प्रकार के और किस प्रकार के कितने अच्छे तरीके से और कितने अच्छे अधिकार प्रदान करता है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त राज्य अच्छा है या बुरा है। ठीक, तो ये तो थी लॉस्की की परिभाषा। अब आप हेडिंग डालो अधिकार का अर्थ और परिभाषा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट, मतलब अधिकार की परिभाषा और अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो आप, राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। राज्य का सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। राज्य का पहला और अंतिम कर्तव्य यही माना जाता है कि वो राज्य में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा पूरा विकास कर पाए। ये राज्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई, अधिकार का अर्थ होता है राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अधिकार का अर्थ है राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता या कुछ कार्य करने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अधिकार का तात्पर्य यह है कि एक राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई वे स्वतंत्रताएं और वे सुविधाएं जिसके माध्यम से, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का क्या करे, विकास करे। ठीक है, और इन सारी शक्तियों का विकास होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा माना जाता है। ठीक, अब एक लास्की की परिभाषा और लिखो। लास्की क्या कहता है अधिकारों के बारे में। लास्की कहता है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। तो ये तो लास्ट की परिभाषा थी। बहुसांख्यिकी क्या कहते हैं इसके बारे में, एक बहुसांख्यिकी की परिभाषा भी लिख लो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ दो परिभाषा हमें लिखनी चाहिए। बहुसांख्यिकी कहता है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा इनफ है, आपको समझ में आ गया होगा। राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं और स्वतंत्रता जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विकास कर सके, वही वास्तव मायने में क्या है, अधिकार है। अब आप हेडिंग डालो, क्वेश्चन अधिकार का अर्थ और परिभाषा पूछे तो आप ये इतना सा लिख देना, इनफ है मेरे हिसाब से, बहुत है। ठीक है, फिर आप हेडिंग डाल दो अधिकार के आवश्यक लक्षण। कोई भी अधिकार हो उसके आवश्यक लक्षण क्या होने चाहिए, किसी भी अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं।
तो उसके अंदर लिखो नंबर 1 सामाजिक स्वरूप, अधिकार के आवश्यक लक्षण। पहला है कि अधिकारों का स्वरूप होना चाहिए सामाजिक। नंबर 1 लिखो सामाजिक स्वरूप, और इसके अंदर एक लाइन लिखो, अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है, अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है और इसके लिए क्या होना चाहिए, सामाजिक स्वीकृति होनी जरूरी है। ठीक है, अधिकार का अस्तित्व कहाँ से संभव है, समाज में ही संभव है, और अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति की होना जरूरी है। सीधी सी बात है, जिस स्वतंत्रताओं को, जिन समानताओं को, जिन अधिकारों को, है ना, समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, वही वास्तविक मायने में अधिकार होते हैं। अधिकार क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि जिनको समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, वो अधिकार कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का अगला पॉइंट है कि कल्याणकारी स्वरूप होना, मतलब अधिकारों के आवश्यक लक्षण क्या, मतलब अधिकारों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है कि उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी, मतलब पब्लिक वेलफेयर वाला होना चाहिए, लोक कल्याण वाला होना चाहिए। इसके अंदर लिखो अधिकार का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है, मतलब कि अधिकारों का मुख्यतः काम यही होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करना है, विकास करना है। तीसरा है लोकहित में प्रयोग। अधिकारों का प्रयोग हमेशा किस में होना चाहिए, लोकहित में होना है, मतलब जनता के हित में ही अधिकारों का प्रयोग होना चाहिए। तो उसके अंदर एक लाइन लिख लो, व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति के स्वयं के विकास और समाज के सामूहिक विकास के लिए अधिकारों को प्रदान किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट था। अधिकारों का चौथा लक्षण क्या है, राज्य का संरक्षण, मतलब अधिकार जो होते हैं उनको किसका संरक्षण मिलना जरूरी है, राज्य का संरक्षण। बिना राज्य के संरक्षण के वो अधिकार किसी काम के नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें समाज मान्यता दे देता है, समाज स्वीकार कर लेता है, लेकिन राज्य जब तक उसको संरक्षण नहीं देता तब तक वो अधिकार नहीं होते, क्योंकि उनके अधिकारों की परिणति नहीं हो पाती है। तो चौथा लक्षण होता है अधिकार का कि राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए। तो उसके अंदर एक लाइन लिखो, अधिकार की रक्षा का दायित्व राज्य अपना मतलब अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। ठीक है, और इस संदर्भ में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। जिस प्रकार देखो आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट अप्लाई मतलब रिट दायर करा सकते हो, डायरेक्ट जाकर वहाँ पर याचिका दे सकते हो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो राज्य ने क्या किया, आपके अधिकारों का संरक्षण दिया है। नहीं तो आप अधिकारों का तो भले प्रयोग करो, लेकिन जब आपके पास अधिकारों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तब तक आपके वो अधिकार किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो राज्य का संरक्षण मिलना जरूरी है, अधिकारों का चौथा लक्षण। और अधिकारों का अंतिम और पांचवा लक्षण है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकारों का अंतिम और पांचवा लक्षण ये है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। सार्वभौमिकता मतलब कि सब जगह अप्लाइकेबल हो, सर्वव्यापकता यानी कि सब जगह वो व्याप्त हो। तो इसके अंदर है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और संबंध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं और इस संबंध में किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो थे अधिकारों के लक्षण। क्वेश्चन पूछा जाए अधिकारों के क्या लक्षण होने चाहिए, अधिकारों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपको बताना है कि अधिकार क्या होना चाहिए। अधिकारों का सामाजिक स्वरूप, अधिकारों को समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 2 अधिकार कल्याणकारी होने चाहिए। नंबर 3 अधिकार लोकहितवादी होने चाहिए। नंबर 4 अधिकार राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और नंबर 5 और अंतिम अधिकार सार्वभौमिक और सर्वव्यापी होने चाहिए। तो ये 5 लक्षण हैं अधिकारों के। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है उसकी हेडिंग डालो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालो अधिकार विषयक सिद्धांत, मतलब अधिकारों से रिलेटेड कुछ सिद्धांत है, जो सिद्धांत हर एक सिद्धांत अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी डेफिनेशन और अपना अपना विचार प्रकट करता है अधिकारों के संबंध में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो अधिकार विषयक सिद्धांत और अधिकारों का पहला ही सिद्धांत लिखो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है, नेचुरल थ्योरी ऑफ द राइट, मतलब अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या कहता है। अधिकार मतलब प्राकृतिक स्तर पर अधिकारों का सिद्धांत क्या है, तो उसके अंदर है, लिखो आप, इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। ठीक है ना,
इस सिद्धांत के अनुसार मानव के जो अधिकार है पूर्णतया प्राकृतिक और जन्म सिद्ध है, मतलब कि जन्म होने के नाते ही उनको वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार होते हैं ना, जैसे आप जन्म लेते ही आपको जो अधिकार मिल जाते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक अधिकार। आशीर्वादम इसके बारे में क्या कहता है? देखो, आशीर्वादम के अनुसार अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं, अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग, मतलब अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग, यानी मतलब कि अधिकार मनुष्य के साथ उस प्रकार जुड़े हुए होते हैं जिस प्रकार आपकी चमड़ी का जो रंग है ना आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के पास में वो अधिकार जुड़े हुए रहते हैं। ये है प्राकृतिक सिद्धांत की परिभाषा। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध है। व्यक्ति प्रकृति की देन है। व्यक्ति किसकी देन है? प्रकृति की देन है। व्यक्ति प्रकृति की देन है और समाज व राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। और समाज व राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार रूसो कहता है चलो प्रकृति की ओर लौट चलते हैं, है ना, प्राकृतिक अवस्था वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो कहने का मतलब कि प्राकृतिक अवस्था में ना तो समाज होता था, ना राज्य होता था, ना किसी प्रकार के बंधन होते थे। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति को जन्म होते ही प्राप्त हो जाते हैं और उस पर किसी भी प्रकार का समाज या राज्य का बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, प्राकृतिक अधिकारों के प्रमुख समर्थक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले आपको, प्राकृतिक अधिकारों के प्रमुख समर्थकों के नाम बताओ। तो देखो, प्राकृतिक अधिकारों के प्रमुख समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों का नाम तो आप हमेशा याद रखना ही है ना। हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स का पूरा नाम था थॉमस हॉब्स, लॉक का जॉन लॉक और रूसो का जीन जैक रूसो। तो हॉब्स, लॉक, रूसो। आगे एक और नाम लिखो, मिल्टन, वॉल्टेयर, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर और ब्लैकस्टोन। ये आदि व्यक्ति जो है प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक है। ये जो वॉल्टेयर मैंने नाम बताया ना आपको, वॉल्टेयर आप देखते हो, आपने राजस्थान पत्रिका में एक संपादकीय पेज आता है, उसके अंदर वॉल्टेयर का रोज वो कोटेशन हमेशा आता है कि अधिकार, अब मतलब मेरे विचारों की अभिव्यक्ति करना मेरा अधिकार है। ठीक है ना, और मैं उन अधिकारों को मतलब हमारे उन अभिव्यक्ति को प्रकट करने का, इस संदर्भ में ऐसा कुछ लिखा आता है कि मुझे विचारों की अभिव्यक्ति करने का मेरा एक प्राकृतिक अधिकार है और मुझे उस प्रकट करने से कोई नहीं रोक सकता। ये वॉल्टेयर का कोटेशन हमेशा उस पत्रिका के अंदर आता है। तो ये जो व्यक्ति जॉन हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सारे व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है कि प्राकृतिक अधिकारों के ये लोग समर्थक है। ठीक है, अब जॉन लॉक इसके बारे में क्या कहता है, एक लाइन लिख लो। जॉन लॉक कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब जब बच्चा जन्म लेकर धरती पर नहीं आता उससे पहले ही उसके पास में वो सारे अधिकार होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, जैसे ही जन्म लेता है वो स्वतंत्र होता है और विवेकी होता है, उसको उसका अच्छा बुरा पता होता है। ऐसा मानना लॉक का है, मेरा नहीं। ठीक है, एक एरो डाल के इसी के अंदर लिखो, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अंदर लिखो, प्राकृतिक अधिकारों ने फ्रांस व अमेरिका की क्रांति के प्रेरक के रूप में कार्य किया। प्राकृतिक अधिकारों ने ही फ्रांस व अमेरिका की क्रांति के प्रेरक के रूप में कार्य किया। आपको पता है फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसी नारे ने फ्रांस की क्रांति को करवाया और फ्रांस को आज़ाद करवाया। ठीक है, तो अमेरिका और फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा देने या उसको फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को परिणित कराने में प्राकृतिक अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गई। भ्रातृत्व वही बंधुत्व की घोषणा की गई, फ्रेटर्निटी इंग्लिश में कहते हैं। वर्तमान में भी आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा व मकान इसी की देन है। वर्तमान में आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान इसी की क्या है? देन है। किसकी देन? प्राकृतिक अधिकारों की देन। मतलब आपको रोटी, कपड़ा, मकान तो कम से कम मिलना ही चाहिए, भले आप कुछ भी ना करते हो, ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक, तो ये तो हो गया प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत।
हम अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में, विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अपना मत स्पष्ट कीजिए और अपना विवेचन प्रस्तुत कीजिए। तो आपको प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में मैंने बता दिया। अब है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत मैं सिंपल सा बता देता हूँ। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत तो ये है कि आपको जन्म होते ही जो प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार है। और दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, उसमें ये होता है कि जन्म लेने के बाद में जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य की विधि यानी कानून के द्वारा जिन अधिकारों को मान्यता मिलती है वो अधिकार होते हैं। जिन बातों को मान्यता मिलती है वो आपके लिए अधिकार बन जाते हैं, और वो है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत या अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए आप अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखो, यह प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। ये प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इनका मानना है कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो अधिकार नहीं है, अगर विधि द्वारा उनको मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो अधिकार नहीं हो सकते। तो ये प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक नहीं वरन कृत्रिम है, और इसका ये मानना है कि अधिकार प्राकृतिक नहीं होते, अधिकार क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। अधिकार क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। अधिकार राज्य की इच्छा व कानून का परिणाम है। अधिकार जो है वो राज्य की इच्छा एवं कानून का परिणाम होते हैं। अधिकार किसी प्रकृति की देन की वजह से आपको अधिकार नहीं मिलते। अधिकार जो होते हैं वो राज्य और कानून की इच्छा के परिणाम है। मतलब जब राज्य और कानून अगर चाहेगा तब आपको वो अधिकार प्राप्त होंगे, अदरवाइज वो अधिकार प्राप्त आपको नहीं होंगे। आगे देखिए और क्या कहते हैं, और एक व्यक्ति को केवल वही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करे। कहने मतलब एक व्यक्ति को वही अधिकार मिलेंगे या उसके पास वही अधिकार होते हैं जिनको राज्य क्या है, मान्यता प्रदान कर दे। मान्यता का मतलब परमिशन दे दे कि हाँ ये अधिकार आपके हैं और ये अधिकार आपके नहीं हैं। तो एक व्यक्ति के वही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य क्या कर दे, मान्यता प्रदान कर दे। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्य पर निर्भर करता है। हमारे अधिकारों का जो अस्तित्व है वो राज्य की इच्छा और कार्यों पर क्या करता है, निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है, वह नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है। राज्य जो है पुराने अधिकारों को छीन सकता है और नए अधिकारों को क्या दे सकता है, जन्म भी दे सकता है। ये राज्य का क्या है, अपना काम है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो राज्य आपके वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि जब कानून और राज्य जो चाहेगा वो अधिकार आपको मिलेंगे और वो जो नहीं चाहेंगे वो अधिकार आपको नहीं मिल सकते। सीधी सी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि इतिहास में ऐसा हुआ था, है ना, ऐसे अधिकार थे तो ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। तो इसके अंदर देखो, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास का परिणाम है। अधिकार किसका परिणाम है, इतिहास का परिणाम है। मतलब कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था इसलिए अब ऐसा हो रहा है। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिणित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वे ही अधिकार बन जाते हैं। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार न तो कोई राज्य देता है न ही प्रकृति की देन होती है। अधिकार वो ही होते हैं जो हमारे इतिहास में हमारे पुरखे जिन चीज़ों को करते थे या जो राइट उनके पास में थे, जो रीति रिवाज हमारे वहाँ पर प्रचलित थे, और वही रीति रिवाज समय समय के साथ चलते चलते आगे बढ़े और उन्हें समाज ने स्वीकृति प्रदान की। समाज ने स्वीकृति प्रदान कर दी, इस वजह से वो अधिकार हमारे पास में है। तो अधिकार न तो राज्य देता है, न कानून देता है, न प्रकृति देता है। अधिकार तो परंपराओं से पैदा होते हैं। किनसे पैदा होते हैं, परंपराओं से, रीति रिवाजों से पैदा होते हैं। इतिहास की मान्यताओं के आधार पर अधिकार पैदा होते हैं। ऐसा किसका मानना है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का ऐसा मानना है। इसके संदर्भ में बर्ग क्या कहता है, लिखो बर्ग के अनुसार ये इंग्लैंड के संदर्भ में सही है ना। लिखो बर्ग के अनुसार इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित अधिकार ही थे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित अधिकार ही थे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित अधिकार ही थे। ठीक है ना, इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो रीति रिवाजों पर आधारित हुई थी। उसमें किसी ने न तो प्राकृतिक अधिकार थे और न ही आपके ये अधिकार थे, कौन से, वैधानिक अधिकार। तो ये तो था ऐतिहासिक अधिकार। ठीक है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अब है चौथा अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। अधिकारों का कौन सा सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत। इसके अंदर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। समाज कल्याण सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत का मतलब है कि अधिकार किसकी देन है, समाज की देन है।
अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है, और अधिकार का जो अस्तित्व होता है वो किस पर आधारित होता है? समाज कल्याण पर आधारित होता है। व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकता है जो समाज हित में हो, और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का क्या करता है? उपयोग करता है जो समाज के हित में हो। मतलब कि बाकी अधिकारों का वो प्रयोग नहीं कर सकता जो समाज के हित में न हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार भाई जो भी कानून है, रीति रिवाज है, चाहे कुछ भी हो, उनको समाज के कल्याण के सामने हमेशा क्या करना चाहिए? झुकना चाहिए। मतलब जहाँ समाज का कल्याण हो रहा है वहाँ पर किसी भी कानून का कोई महत्व नहीं रहता, वहाँ पर किसी भी रीति रिवाज का कोई महत्व नहीं रहता। ये मान के चलना पड़ता है कि अगर समाज का कल्याण हो रहा है तो भले कैसा ही रीति रिवाज उसको छोड़ दो, भले वो किसी एक प्रकार का कानून है उसको क्या करना? तोड़ देना पड़े तो तोड़ दो, लेकिन समाज का अगर कल्याण हो रहा है तो समाज का कल्याण करना चाहिए। ठीक है। और इन सब का उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए, और जितना भी ये सारी बातें होती है उन सब का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज का कल्याण करना। बेंथम इसके बारे में एक परिभाषा लिखता है। बेंथम कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए, चाहे कुछ लोग बाकी रह जाए तो चले, लेकिन अधिकतम व्यक्तियों को अगर अधिकतम सुख मिलता है तो ये समाज कल्याण की बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। अब अंतिम है अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या कहता है वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है। यूनिट 4 छोटी है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर आप आपका मतलब कि विचार प्रकट कीजिए या आपके विवेचन दीजिए या उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत हमने देखा, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत हमने देखा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत हमने देखा, अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत हमने देखा, और अंतिम अधिकारों का जो सिद्धांत है अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? समाज के अंदर रहते हुए व्यक्ति को व्यक्तित्व के जीवन का पूर्ण लक्ष्य, जो वास्तव में लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना ही ये क्या होता है? आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकार होता है। ठीक है, और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। और अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत क्या मानता है? बाहरी परिस्थितियां मानता है जिसके माध्यम से क्या होता है? व्यक्ति का विकास संभव होता है। ठीक है, आगे है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए उन परिस्थितियों को प्राप्त करना भी जरूरी है, और उनको प्राप्त करना जरूरी है इसलिए वो आपके क्या बन जाते हैं? अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत मध्यम मार्ग ग्रहण करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों पर केवल वे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो अन्य व्यक्तियों के विकास हेतु आवश्यक हो। ठीक है, क्या बात है कि यह सिद्धांत मध्यम मार्ग क्या करता है? ग्रहण करता है, बीच का रास्ता अपनाता है, और बीच का रास्ता अपनाते हुए क्या करता है कि इस तथ्य का प्रतिपादन करता है। कौन से तथ्य का? कि एक व्यक्ति के अधिकार पर केवल वे ही प्रतिबंध लगाए जाए, मतलब एक व्यक्ति के जो अधिकार है उस पर केवल वे ही प्रतिबंध लगाना चाहिए, वही लगाम लगानी चाहिए जो अन्य व्यक्तियों के विकास हेतु आवश्यक हो। कहने मतलब एक व्यक्ति के जो अधिकार है उसके ऊपर इतने ही प्रतिबंध लगाओ कि वो व्यक्ति किसी और के व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप ना कर सके। ये है आदर्शवाद का मध्यम मार्ग, या मध्यम मार्ग को अपनाकर आगे ये बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति के पास, जैसे मेरे पास कुछ अधिकार है, मेरे अधिकारों पर उतना ही प्रतिबंध लगाना चाहिए कि मैं आपके अधिकारों को हनन ना करूं या आपके अधिकारों को ठेस ना पहुंचाऊं, लेकिन मेरे अधिकार मेरे पास में होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है फिर से बता देता हूँ। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत क्या कहता है? हमें अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं, है ना, और जन्म लेने के साथ ही हमारा वो एक जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है कि ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। ठीक है, दूसरा है वैधानिक सिद्धांत। दूसरा वैधानिक सिद्धांत कहता है नहीं, अधिकार राज्य और कानून के द्वारा मान्यता प्रदान। तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ये कहता है कि अधिकार इतिहास की देन है, रीति रिवाजों के माध्यम से अधिकार डेवलप हुए हैं, अधिकार न तो कानूनी है, अधिकार न प्राकृतिक है।
चौथा सिद्धांत कहता है अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत। यहाँ पर वो सारी चीज़ें खत्म कर देता है। वो कहता है न तो रीति रिवाज किसी काम के हैं, न विधि किसी काम की है, न प्राकृतिक अधिकारों का कोई महत्व है। जब क्या हो, जब समाज का कल्याण हो रहा हो, जब समाज का उद्धार हो रहा हो, तब किसी प्रकार के कानून का कोई मतलब नहीं है। चाहे उस कानून को तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, किसी रीति रिवाज का कोई मतलब नहीं है, चाहे उस रीति रिवाज को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? अधिकारों का कौन सा सिद्धांत कहता है? ये अधिकारों का आपका समाज कल्याणकारी सिद्धांत। उसके बाद में अंतिम तौर पर अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका विकास करने के लिए, उसके स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वो आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए जिन परिस्थितियों में रहकर वो अपना विकास सुनिश्चित कर सके। और एक व्यक्ति के अधिकारों पर उतना ही प्रतिबंध लगाना चाहिए जितना कि वो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हनन ना पहुंचाए या दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को ठेस ना पहुंचाए, उतने ही उसके ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए। बस इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो अब हम आगे वाले क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन बने अगर अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताओ तो आप अच्छे से आप लिख पाओगे कंसेप्ट में बना के। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डालो मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, यानी कि ह्यूमन राइट्स की जो थी विश्वव्यापी घोषणा जो हुई थी उसके बारे में आप उसका हेडिंग लगा दो, उसको अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी, आपको पता है ना। ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट की वजह से जो आपका 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मानवीय अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ था, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के समय मानव अधिकारों पर बहुत ही बड़ा मतलब कि अत्याचार हुआ था, कुठाराघात हुआ था, उनके अधिकारों का बहुत बुरी तरीके से हनन किया गया था, कुठाराघात हुआ था। उसके कारण ये अनुभव किया गया कि भविष्य में मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में जिस प्रकार मानव अधिकारों का हनन हुआ था, है ना, तब उस पर में एक तय किया गया, ये सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि भविष्य में कभी मानव अधिकारों को इस प्रकार खतरे में ना पड़ना पड़े, मानव अधिकारों का इस प्रकार हनन ना हो, वायलेंस ना हो। ठीक है, तो उन्होंने फिर ठोस व्यवस्था बनाने का क्या किया, काम किया। तो यूएनओ के अंग सामाजिक आर्थिक परिषद, यूएनओ का एक अंग है चौथे नंबर का जिसको कहते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद। यूएनओ आपका यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार विश्व क्या कह सकते हो उसको, मैं बोल रहा हूँ, आपका यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व राष्ट्र संघ, क्या बोल रहा हूँ यार, विश्व राष्ट्र संघ जो है उसका एक अंग है चौथे नंबर का। उसके 6 अंग है, आपको पता हो तो महासभा, सुरक्षा परिषद, ठीक है ना, फिर उसके बाद में सामाजिक आर्थिक परिषद, उसके बाद में आती है न्यास परिषद और 5वां आता है आपका सचिवालय, अंतिम आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 अंग है, उसमें से एक अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद। तो सामाजिक आर्थिक परिषद ने श्रीमती एलोनोर, इसका नाम याद रखना, श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिषद जो यूएनओ का एक अंग है, उसने श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग की क्या की, स्थापना की। मानव अधिकार आयोग की क्या की, स्थापना की। आयोग ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया और इस आयोग ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को क्या किया, तैयार किया, जिसे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। और इस आयोग ने जिस अधिकार पत्र को, घोषणा को तैयार किया, उसको 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वो मानव अधिकारों के लिए था। मतलब प्रत्येक मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए उसको कहते हैं मानव अधिकार। तो उस घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपको मानव अधिकारों की घोषणा को कब स्वीकृत किया गया, मानव अधिकारों की घोषणा कब लागू हुई, तो आपको बताना है 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया या लागू हो गया था। इस अधिकार पत्र को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक या विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस अधिकार पत्र को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक और विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है कि मनुष्य होने के नाते उस मनुष्य के जो कर्तव्य है, उस मनुष्य के जो अधिकार है, उसका किसी प्रकार से वायलेंस नहीं होना चाहिए, उस मनुष्य के अधिकारों को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ, घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकार पर बल दिया गया है। और घोषणा की जो प्रस्तावना है उसके अंदर मानव जाति की जो जन्मजात गरिमा है, मतलब वो जन्म लेने के नाते वो एक इंसान है और इंसान होने के नाते उसकी जो गरिमा है, उस गरिमा को सबको बनाए रखना पड़ेगा, कोई उसी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और सम्मान तथा अधिकार पर बल दिया गया है। मानव अधिकारों
मानव अधिकारों व्यापक प्रचार की दृष्टि से 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मानव अधिकार का व्यापक प्रचार करने के लिए हम 10 दिसंबर को हमेशा ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के संबंध में 30 धाराएं हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को जो लागू हुआ था, उसमें कितने अनुच्छेद या कितनी धाराएं? तो 30 धाराएं। कितनी धाराएं? 30 धाराएं, जिनमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। और 29 धाराओं में, 29 अनुच्छेदों में मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन सभी अधिकारों का बड़े ही व्यापक तौर पर क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है और उल्लेख किया गया है। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्वेश्चन पूछा जाए मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो कि श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में जो सामाजिक आर्थिक परिषद ने, जो यूएनओ का एक अंग है, उसने एक मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। उस मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार का वो घोषणा पत्र निर्विरोध रूप से महासभा ने स्वीकार कर लिया था और उसी दिन वो लागू हो गया था। इसी वजह से 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। और मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकार की जो घोषणा है, उसके अंदर 30 अनुच्छेद है और 30 अनुच्छेदों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी प्रकार के इंसान के मानव होने के नाते जो अधिकार होने चाहिए, उन सारे अधिकारों का विस्तृत तौर पर उल्लेख किया गया है। चलो ठीक है, अब आप हेडिंग डालो अधिकारों का उदारवादी दृष्टिकोण। अधिकारों का उदारवादी दृष्टिकोण कितना बड़ा है, चलिए मैं आप आज का क्लिक करवा ही देता हूँ। अधिकारों का उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से सोचना है। ठीक है, तो या फिर अगले चैप्टर में करें, कोई बात नहीं, करवा ही देता हूँ। उदारवादी दृष्टिकोण, तो उदारवादी दृष्टिकोण की कुछ सामान्य बातें हैं, वो लिखो आप नंबर 1, नंबर 2, 3 करके। अधिकारों का उदारवादी दृष्टिकोण आपने हेडिंग डाल दिया, उसके अंदर जो उसकी कुछ बातें हैं वो लिखो। नंबर 1, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में आस्था। जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में आस्था रखता है। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में कहता है उदारवादी दृष्टिकोण? जॉन लॉक भी कहता है, जो उदारवाद की आत्मा है, वो कहता है मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और जीवन की क्या होनी चाहिए? अधिकार प्राप्त होना, जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके पास में, और समानता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में आस्था। इसके अंदर एक लाइन दो, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 प्रकार के अधिकार को वो प्राकृतिक अधिकार मानता है। 3 प्रकार के अधिकारों को वो प्राकृतिक अधिकार मानता है। कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक कहता है कि जिस घास को मेरे नौकर ने काटा और जिसको मेरे घोड़े ने खाया, वो घास पर अधिकार मेरा था। कहना मतलब मैंने श्रम को खरीद लिया था। तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी मान लो कि प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए आपको प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो 3 प्राकृतिक अधिकार है। नंबर 1 जीवन का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 आपके है संपत्ति का अधिकार। ये तीनों ही कौन से प्राकृतिक अधिकार है। ठीक, दूसरा पॉइंट है अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत का दूसरा पॉइंट लिखो कि राज्य के कार्य जन अधिकारों में बाधा डालते हैं। जो राज्य के कार्य है, इनका मानना है प्राकृतिक, इसका उदारवादियों का मानना है कि जो राज्य के कार्य है वो जन अधिकारों में क्या डालते हैं? बाधा डालते हैं, इसलिए राज्य को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की तुलना में नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की तुलना में नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता को क्या दी जानी चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का समुचित न्यायिक संरक्षण आवश्यक है। जो अधिकार है उनका समुचित न्यायिक संरक्षण आवश्यक है। ये किनका मानना है? उदारवादी दृष्टिकोण का। और अंतिम है उदारवादी दृष्टिकोण की जो राय है वो है 5वां पॉइंट कि स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। जब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो अधिकारों के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ होगा तो वो जिसके साथ में खिलवाड़ हुआ है वो न्यायालय में जा सकेगा, और जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो स्वतंत्र होकर निर्णय दे पाएगी। ठीक, अब है उदारवादी दृष्टिकोण, हेडिंग डाल दो। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकारों का वर्गीकरण और प्रमुख अधिकार। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकारों का जो वर्गीकरण है और कौन कौन से प्रमुख अधिकार है वो देखो। नंबर 1, साधारणतः 2 प्रकार होते हैं। साधारणतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नैतिक अधिकार, इसके अंदर लिख लो इसका संबंध मानव के नैतिक आचरण से है। और नंबर 2 लिखो कानूनी अधिकार, और लिखो इसकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर वापस जो कानूनी अधिकार है उनके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सामाजिक या नागरिक अधिकार और नंबर 2 राजनीतिक अधिकार। अब हेडिंग डालो नंबर 1 सामाजिक या राजनीतिक अधिकार। ठीक है, सामाजिक या नागरिक अधिकार। ठीक है, सामाजिक या नागरिक अधिकार नंबर 1। इसके अंदर लिखो
समानता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा होना चाहिए? समानता का अधिकार। और समानता कैसी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या मिलना चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, मतलब व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता का अच्छे तरीके से क्या कर सके? उपभोग कर सके। नंबर 2, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 3, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 4, समुदाय निर्माण है स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। और नंबर 5 है नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। और फिर सामाजिक और नागरिक अधिकार में तीसरा पॉइंट है संपत्ति का अधिकार, मतलब व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, जो हमारे संविधान में अब नहीं है। हमने 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया है। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है रोजगार का अधिकार, मतलब व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नंबर 5 है शिक्षा का अधिकार, व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। किनका मानना है? किनका मानना है? उदारवादियों का मानना है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और अंतिम है परिवार का अधिकार, व्यक्ति को परिवार बनाने का अधिकार होना चाहिए। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं राजनीतिक अधिकार। और राजनीतिक अधिकार में कौन कौन से होते हैं? मत देने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए, और आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो थे आपके उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकारों का वर्गीकरण। ठीक। अब है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकार क्या होते हैं। तो मानव अधिकारों के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख बातें निम्न प्रकार है। उनका क्या मानना है मार्क्सवादी दृष्टिकोण वालों का कि मानव अधिकार क्या होने चाहिए? उनकी कुछ निम्न बातें हैं। नंबर 1 है समाज को केंद्र मानकर अधिकारों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि समाज को केंद्र में मानकर अधिकारों का प्रतिपादन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा अस्वीकार्य है। मार्क्सवादियों का कहना है प्राकृतिक अधिकार की जो धारणा है वो सिर्फ थोथी धारणा है, कपोल कल्पना है, वो किसी काम की नहीं है। तीसरा है समाजवादी विचार, मतलब तीसरा पॉइंट कहते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण अधिकारों के बारे में कि साम्यवादी विचार और व्यवस्था के साथ अनुकूल का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब ये जो साम्यवादी व्यवस्था है उसके साथ अधिकारों का क्या होना चाहिए? अनुकूलन होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि नागरिक अधिकारों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मार्क्सवादियों का कहना है कि नागरिक अधिकार तो मिलते रहेंगे, उनको पढ़ा रहने दो, आप सामाजिक और आर्थिक अधिकार अच्छे से दो, क्योंकि व्यक्ति जब समाज में उसका स्तर अच्छा होगा, आर्थिक स्तर उसका अच्छा होगा, तो उसको नागरिक अधिकार तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो आप नागरिक अधिकारों की बात छोड़ो, आप उनको सामाजिक व आर्थिक अधिकार दो। पांचवा है संपत्ति के अधिकार की सीमाएं होनी चाहिए, मतलब मार्क्सवादियों का मानना है कि संपत्ति के अधिकार की सीमा होनी चाहिए, एक सीमा से ज़्यादा व्यक्ति संपत्ति का संग्रह ना करे, नहीं तो पूंजीवाद का बोलबाला बढ़ जाएगा। ठीक है। छठा है कि अधिकारों को न्यायिक संरक्षण नहीं देना। ठीक है। मार्क्सवादियों का यह मानना है, पता नहीं इनका ऐसा मानना क्यों है, लेकिन उनका मानना है कि अधिकारों को न्यायिक संरक्षण नहीं देना चाहिए। और उनका ऐसा इसलिए मानना है कि अगर न्यायालय के पास में जाएंगे तो वहाँ पर पक्षपात होगी, ऐसा इनका मानना है, न्यायिक संरक्षण नहीं देना। सातवां पॉइंट है संविधान द्वारा अन्य देशों के नागरिकों को प्रदत्त विशेष अधिकार। ठीक है। मतलब कि संविधान द्वारा दूसरे देश के अगर नागरिक आपके देश में आ रहे हैं तो उनको विशेष अधिकार देने चाहिए, क्योंकि विश्व के सारे मजदूर जो होते हैं मजदूरों को शरण देना जरूरी है, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा मजदूरों के लिए ही काम करता है, वो श्रमिक वर्ग के लिए ही काम करता है। और वो कहता है कि विश्व के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मतलब तुम एक हो जाओगे तो तुम क्या खो दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा बेड़ियाँ जो अपने बंधे हुए जकड़े हुए हाथ उनको खो दोगे, उल्टी आपको आज़ादी ही मिलेगी। ठीक है ना। और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आठवां पॉइंट कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख होना है। ये मार्क्सवाद का मानना बहुत अच्छी बात है कि केवल अधिकारों से काम नहीं चलता है, व्यक्ति के पास में कर्तव्य भी होने चाहिए, उसको कर्तव्य का भी बोध करवाना बहुत जरूरी है। तो ये तो था मार्क्सवाद के अनुसार अधिकारों के संबंध में उसका विचार। अब है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिकों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। देखो अधिकार कैसे होने चाहिए वो बात उसने कर दी। अब कौन कौन से अधिकार होने चाहिए उसके बारे में देखो। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से नागरिकों के अधिकार कौन कौन से अधिकार होने चाहिए? नंबर 1 काम का अधिकार होना चाहिए। मार्क्सवादियों का मानना है कि नागरिकों के पास में काम का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है विश्राम व अवकाश का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि व्यक्ति को विश्राम भी मिलना चाहिए और उसको अवकाश भी मिलना चाहिए, छुट्टी भी मिलनी चाहिए, अधिकार उसके पास होना चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार, मतलब व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा का क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए, मतलब उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। चौथा है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, मतलब व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, मतलब ऊंच नीच भेदभाव जाति वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो व्यक्ति सामाजिक रूप से सुरक्षित होगा, है ना। फिर पांचवा है आवास का अधिकार, मतलब व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए रहने के लिए, आवास का अधिकार मतलब रहने की जगह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष मार्क्सवादियों का मानना है कि व्यक्ति सभी व्यक्ति के एक जैसे समान होने चाहिए, वो भले भारत का राष्ट्रपति हो, वो भले भारत का प्रधानमंत्री हो या फिर आम नागरिक हो।
नेक्स्ट है स्त्रियों एवं पुरुषों के समान अधिकार, मतलब 7वां पॉइंट कहता है स्त्रियों और पुरुषों को क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो इसको कम अधिकार मिले और ये पुरुष है तो इसको ज़्यादा अधिकार मिले। 8वां है शिक्षा का अधिकार, मार्क्सवादियों का कहना है शिक्षा का अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। 9वां है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, मार्क्सवादियों का मानना है भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना जरूरी है जनता को। ठीक है। आपके 10वां है समुदाय निर्माण का अधिकार, मतलब कि कोई भी आप संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, समुदाय बना सकते हो, इसका अधिकार जनता को होना चाहिए। 11वां है धर्म और आध्यात्म संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार, मार्क्सवादी का मानना है धर्म और आध्यात्म संबंधी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए व्यक्ति को, वो चाहे जिस धर्म का अनुसरण करे, वो चाहे जिस अध्यात्म के फॉलो करे, उनको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। 12वां है निजी संपत्ति का अधिकार, 12वां कौन सा है, निजी संपत्ति का, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसका क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और 13वां है व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि व्यक्तिगत जीवन जीने का और परिवार बनाने की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये मार्क्सवादियों का 13वां अधिकार है। और 14 अधिकार की बात करते हैं मार्क्सवादी कि मताधिकार और सार्वजनिक मामलों में प्रबंध का भाग लेने का अधिकार, मतलब जनता को मताधिकार का मिलना चाहिए अधिकार, और साथ ही साथ सार्वजनिक मामले जितने भी हैं उनमें उनको भाग लेने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और अंतिम कहते हैं शरण प्राप्त करने का अधिकार, मार्क्सवादियों का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मजदूर किसी देश में परेशान है तो वो दूसरे देश में जाकर शरण प्राप्त कर सकता है, तो एक व्यक्ति होने के नाते उसको शरण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। देखो मैंने आपको बहुत फास्ट पढ़ाया है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया है, तो आप अच्छे से इनको वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, और नहीं हो तो वापस देख लेना। ये वीडियो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल रहेगा हमेशा, ठीक है। विशेष तौर पे यूएस ओसवाल कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर वालों स्टूडेंट के लिए है, जिनको मैं प्रॉमिस करके आ गया था कि मैं आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है वो आपको मैं ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। तो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन, तो इसलिए मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका मैंने टॉपिक आज कंप्लीट करवा दिया मानव अधिकारों के बारे में, और मानव अधिकारों की मार्क्सवादी और उदारवादी अवधारणाओं के बारे में, आधारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानव अधिकारों के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दो, जो अगला टॉपिक है वो जो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, सरकार के अंग और उसके कार्य आधुनिक प्रवृत्तियों सहित, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी यूनिट है, इसके बाद में थोड़ा सा ही कुछ बाकी रहेगा आपके 2 टॉपिक, हाँ बस 2 टॉपिक ही है, तो 2 वीडियो में इस सारी एक वीडियो में मैं आपके ये कंप्लीट करवा दूंगा दोनों टॉपिक, फिर आपके ये किताब क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब 2 टॉपिक बाकी है, उन दोनों टॉपिक को मैं आपको अगले वीडियो में क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। फिर आपके जो सेकंड वाली बुक है उसके जो जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उन सारे थॉट्स के ऊपर अपन बात कर लेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, लेकिन एक वीडियो तो मैं आपको और अवश्य रूप से अवेलेबल करवा दूंगा, जो आपका ये 4th यूनिट है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलो हैव ए नाइस डे, और खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए अच्छे से, ठीक है।